अच्छा, कार्बोहाइड्रेट तो आपने देखा था कि वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं। इसलिए अगर हम लिपिड्स को देखें तो लिपिड्स भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बनते हैं। उनको हमने नाम दिया था हाइड्रेटेड कार्बन, कि उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर 2:1 की रेशियो होती है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम होते हैं, जबकि यहाँ पर कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन्स की शक्ल में, हाइड्रोकार्बन चेन्स की शक्ल में जो है पाई जाती है। जिसमें आप देखिए कार्बन 15, 16, 17 या 18 लॉन्ग चेन वो मॉलिक्यूल्स है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। लिपिड्स को आप नॉर्मली देखिए तो लिपिड्स होते हैं दो कंडीशंस के अंदर अवेलेबल है। सॉलिड है, रूम टेम्परेचर। सॉलिड है, रूम टेम्परेचर। अच्छा, अगर ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो तो आप इन्हें क्या नाम देते हैं? फैट्स का नाम देते हैं। दे विल बी कॉल्ड फैट्स। और अगर ये लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है, तो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर मीन के फिर ये क्या कहलाते हैं? दे विल बी कॉल्ड ऑयल्स। फिर आप इन्हें ऑयल्स सर, का बेटा। फैटी एसिड्स कह सकते हैं। नहीं, फैटी एसिड बताता हूँ वो क्या होता है। वो फैट का एक कंपोनेंट है बेसिकली। आप उन्हें फैटी एसिड नहीं कह सकते। ओके सर। अच्छा, अब देखिए कि हमारे पास हमने देखा कि रूम टेम्परेचर पे अगर ये लिक्विड है तो ऑयल्स, और अगर ये सॉलिड है तो ये फैट्स कहलाते हैं। अब जो हमारे पास लिपिड्स होते हैं ये दो कंपोनेंट से मिलके बनते हैं। वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? इनमें पहला कंपोनेंट होता है डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल, जिसे आप ग्लिसरॉल का नाम देंगे। एक मॉलिक्यूल होता है ग्लिसरॉल। अब नॉर्मल होता है ये, जैसे इसमें देखिए कि इस धागे में वो 3 OH मिले हुए हैं। तो ये जो ग्लिसरॉल है ये डिराइव किया जाता है अल्कोहल से। ये डेरिवेटिव है अल्कोहल का, हम इसे अल्कोहल से हासिल करते हैं। दूसरा आपके पास इसके साथ 3 फैटी एसिड्स लगे होते हैं। अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड कहा क्यों जाता है? फैटी एसिड बेसिकली लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होती है, हाइड्रोकार्बन से हम कह सकते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन्स आ जाती है इसमें, ठीक है। These are the long chains of carbons. अभी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, इनको आप नाम देंगे हाइड्रोकार्बन्स, लेकिन इनके साथ कार्बोक्साइल एक एक ग्रुप लग जाता है, जिससे ये बन जाते हैं फैटी एसिड्स। ऑक्सीजन का सर। कितना? सर, ये तो फिर ग्लिसरॉल भी लिपिड का पार्ट हो गया ना। जी। अच्छा। और बिल्कुल ये दोनों देखा दो कंपोनेंट हैं, एक ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड। मैं बता रहा हूँ क्या। अब देखिए कि यहाँ पर ये आपके पास कार्बोक्साइल ग्रुप आ गया, जो कि हाइड्रोकार्बन के साथ मिलता है, तो ये तीन आपके साथ क्या बन गई? फैटी एसिड चेन्स। ये तीन चेन्स होती है, ये कहलाती है फैटी एसिड चेन्स। एक ग्लिसरॉल, 3 फैटी एसिड चेन्स, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो आप देखिए ये जो H और OH है ये वाला कंडेंसेशन होगा यहाँ पे। 3 पानी के मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, और रिजल्टेंटली यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसे आप नाम देते हैं एस्टर बॉन्ड्स। उस बॉन्ड को आप क्या नाम देते हैं? एस्टर बॉन्ड। और इस एस्टिफिकेशन से हमारे पास अब जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये ट्राइग्लिसराइड होता है, ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड का मतलब ये है कि इसके अंदर क्या होता है, एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो आके जुड़ जाते हैं,
तो वो ये एक टाइप का मॉलिक्यूल बन जाए। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज आपने याद रखनी है कि हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स आए हैं, जिसमें हमारे पास एक फैट का मॉलिक्यूल जो है ये बन गया, वी हैव दिस वन फैट मॉलिक्यूल। अब नॉर्मली इसके अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं, ये आपने याद रखना है, दो तरह के होते हैं। या तो फैटी एसिड जो है वो आपने याद रखना है कि सेचुरेटेड होते हैं या अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब लेट्स सी कि इनमें क्या डिफरेंस आ जाता है कि जो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये किस तरह डिफरेंट होते हैं। जो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है? जिसकी वजह से ये होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है और ये सॉल्युबल पे नहीं होती। जबकि अनसैचुरेटेड को आप देखें तो उसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के दरमियान एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। जैसे कि ये आ गया, फिर ये आ गया। तो जहां पर कार्बन कार्बन चेन्स के अंदर जो है वो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे फैटी एसिड को आप क्या नाम देते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का नाम देते हैं। अब ये जो ऑयल्स हैं, असल में ऑयल जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैट्स से ज्यादातर बने होते हैं, और जो फैट्स होती है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनी होती है। फैट्स के जो सोर्सेज होते हैं हमारे पास, दे आर एनिमल्स। हम इनको एनिमल से लेते हैं। जबकि अगर आप ऑयल्स को देखें तो ऑयल्स वगैरह के जो सोर्सेज है वो प्लांट्स होते हैं। हम इन्हें अक्सर किन से लेते हैं, प्लांट्स से। अब प्लांट हम इन्हें किस तरह लेते हैं, लाइक जैसे आप देख लीजिए कि प्लांट्स हम इन्हें इस तरह ले सकते हैं कि हमारे पास कॉर्न ऑयल होता है, कैनोला ऑयल है, ठीक है, ऑलिव ऑयल है। तो उनके जो सीड्स वगैरह होते हैं आप अक्सर देखिए उनसे आप इसका ऑयल वगैरह होता होगा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वो भी क्या है, वो सर ये होगा। सर तो उनमें तो और भी चीजें मिलाते हैं ना। क्या बेटा, और क्या मिलाते हैं? वो जो ये जो ऑयल्स होते हैं तो इनमें वो खाली प्लांट से तो वो नहीं निकल सकते, या निकल सकते हैं? प्लांट से बना लेते हो, वो प्लांट्स के ही सीड से ऑयल निकालते हैं। ओके सर। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, ये जो लिपिड्स होते हैं, जो फैट्स होते हैं, इनका फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या है, जो हुआ फैट्स जो होते हैं दे आर द स्टोरिंग एनर्जीज। मतलब आपकी बॉडी के अंदर फैट्स को एनर्जी के तौर पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट्स को देखा था, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, दे आर द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जबकि हमारे पास जो फैट्स होती है ये क्या है, दे आर द स्टोरिंग एनर्जी। जब कभी हमें एनर्जी की डेफिशिएंसी होती है तो हम एनर्जी किन से ले लेते हैं, जो हमारे जो फैट्स जमा होती है उनको यूज मेटाबॉलाइज करते हैं। फिर ये जो फैट्स होती है ये इंसुलेट करती है, हीट लॉस को कम करती है, एज एन इंसुलेटर यूज होती है बॉडी के अंदर। अब देखिए इसीलिए फिर होता ही है कि वो लोग जो मोटे होते हैं उनके अंदर चर्बी ज्यादा होती है, फैट ज्यादा होती है, तो आप देखिए उनको गर्मी ज्यादा लगती है, क्योंकि हीट जो है बॉडी से बाहर कम निकलती है होती है, और सर्दियों में उन्हें गर्मी, मतलब सर्दी कम लग रही होगी। तो उसकी वजह ये होती है कि उनकी जो फैट की लेयर होती है वो उनको इंसुलेट करती है। आप देख लीजिए जो पोलर बियर है वो -10 -20 में भी सर्वाइव करता है। तो वहां पे इतनी ज्यादा सर्दी में उसके अंदर ब्लबर होती है, बहुत थिक लेयर होती है फैट की, जो कि उसकी हीट लॉस को रोकती है और उसको ठंड में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। उसके बाद ये जो फैट है, हम ये देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि लिपिड बाइलेयर होती है ना हमारे यहाँ पर जो है। उसके बाद सर सर ये जो आपने कहा है कि स्टोरिंग एनर्जीज, तो सर अगर एक मोटा बंदा हो तो उससे अगर एक मोटे बंदे को और एक पतले बंदे को भूखा रखे तो मोटा बंदा ज्यादा देर जिंदा रहेगा? ये बताओ, ज्यादा जिंदा रहेगा क्योंकि उसमें फैट ज्यादा है ना। ओके सर। फैट को वो ज्यादा देर तक मेटाबोलाइज कर सकते हैं। ठीक है?
उसके बाद आप देखिए कि हमारे ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, किडनी वगैरह इस तरह के जो ऑर्गन्स हैं उनके इर्द गिर्द बहुत सारी फैट होती है, तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन किसका होता है? फिर इसका एक फंक्शन क्या गया? प्रोटेक्शन। ये हमारी बॉडी की जो है प्रोटेक्शन भी करती है। उसके बाद अगर हम इसका टेस्ट देखें तो फैट किसी फूड के अंदर प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट, हम किस तरह टेस्ट कर सकते हैं वो देखिए। इसके लिए नॉर्मली जो हम करते हैं वो फैट इमल्शन टेस्ट कहलाता है, जो हम टेस्ट करते हैं फैट इमल्शन टेस्ट। फैट इमल्शन टेस्ट इस तरह किया जाता है कि आप जैसे कि पिनट्स ले लीजिए और उन पिनट्स को आप ब्रेक करें। हम पिनट्स को ले लेंगे, पिनट्स को फिर हम छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं। जब इन पिनट्स को हम छोटे छोटे पीसेस के अंदर जो है ब्रेक कर देते हैं, तो ब्रेक करने के बाद एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। इस टेस्ट ट्यूब में हम अल्कोहल या एथेनॉल लेंगे और उस एथेनॉल के अंदर हमने पिनेट जो उनको ऐड कर दें। अब इसको आपने अच्छी तरह से पकड़ के विगोरसली शेक करना है, जोर जोर से हिलाइए। जब इसे विगोरसली शेक करेंगे तो जो पेलेट्स के अंदर फैट्स होती हैं वो सारी अल्कोहल के अंदर क्या हो जाएगी? डिजोल्व हो जाएगी और आपके पास एक क्लाउडी सॉल्यूशन बन जाएगा। ये जो क्लाउडी सॉल्यूशन बना है, अब आप इसे 4-5 मिनट के लिए जो है वो रख देंगे ताकि जितने भी पेलेट्स हैं वो सारे बॉटल के ऊपर बैठ जाएंगे। और उसके बाद जो ये क्लाउडी सॉल्यूशन है उसको आपने एक और टेस्ट ट्यूब लेनी है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको डीकेंटेट कर देंगे, तो उसके अंदर फिल्टर कर देना ताकि ये पिनट्स बीच में जाए। तो अब जितना भी वो क्लाउडी सॉल्यूशन है वो सारा आपने इसमें डाल दिया। अब ये फैट है कि नहीं है हमें कैसे पता चलेगा? इफ वी ऐड वाटर इनटू दिस। फिर आपने उसके बाद इसके अंदर क्या ऐड कर देना है? आप इसके अंदर फिर वाटर जो है उसको ऐड कर दीजिए। जब आप इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं तो आप देखिए, क्योंकि जो फैट्स होती हैं इनसॉल्युबल होती है पानी के अंदर, तो इनसॉल्युबल होने की वजह से उनकी जो एक रिंग या एक लेयर जो होती है वो पानी के ऊपर आ जाएगी सफेद रंग की। तो वो जो सफेद रंग का एक इमल्शन सा बन जाएगा, दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ फैट्स। उसका मतलब है कि फैट्स यहाँ पर प्रेजेंट। सर जी सर अगर पीनट्स को ना टेस्ट करना हो, अगर कोई फैटी मीट हो तो तब भी यही काम करेंगे? जी बेटा, फिर भी आप ऐसे कि आप कोई ऑयल ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए, घी ले लीजिए, ठीक है, उसको इसके अंदर डाल के डिजोल्व कर दें। शुगर में ओके सर। शुगर तो कार्बोहाइड्रेट्स है। आपने ऐसा फूड लेना है जिसके अंदर फैट्स प्रेजेंट है। जूसेस कौन से जिसके अंदर फैट होगी? ठीक है, आपने फैट वाला कोई ऐसी चीज लेनी है जिसके अंदर फैट कम भी हो, आप ले सकते हैं। फिर वो दे टेस्ट तो देंगे नहीं सर, क्योंकि वो डिजोल्व हो जाएगा उसके अंदर। व्हाइट इमल्शन। इमल्शन एक रिंग सा बन जाता है व्हाइट कलर, वो ऊपर आ जाएगा फैट से, क्योंकि वो पानी नीचे जाएगा और फैट ऊपर आ जाएगी। दो डिफरेंट लेयर्स बनेंगी। व्हाइट कलर की जो लेयर बनती है वो शो करती है यहाँ पर फैट्स प्रेजेंट। क्या हाल है? मैं ठीक था। जी मैं अच्छा, जब प्रोटीन्स को आप देखते हैं तो प्रोटीन्स के बारे में एक चीज आपने याद रखनी है कि प्रोटीन्स जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, इससे मिलकर बने हुए हैं। अब ये वाले वो कंपोनेंट्स हैं जो क्या बनाते हैं? हमारी प्रोटीन को बना रहे हैं। अच्छा, अब नॉर्मली आप देखिए हमारी बॉडी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं
प्रोटीन का एक अहम कंपोनेंट है। मिला जैसे आपके हेयर्स, आपके नेल्स, आपकी स्किन, आपकी एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, आपके एंजाइम्स, मतलब शायद वो ऐसा स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर हो जिसके अंदर प्रोटीन जो है वो नहीं पाई जाती। तो प्रोटीन जो है वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट बनता है, नए सेल्स बनते हैं, नए जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, प्रोटीन विल बी द पार्ट ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स। इसलिए एक अहम कंपोनेंट है प्रोटीन हमारी बॉडी। उसके बाद हम देखें तो जो प्रोटीन होती है ये इन कंपोनेंट से बनती है। ये एक पॉलीमर चेन है प्रोटीन, बेसिकली बड़ा मॉलिक्यूल है। और जिन मोनोमर से ये मिलकर बनती है उनको आप नाम देते हैं अमीनो एसिड। प्रोटीन जिन छोटे यूनिट से मिलकर बनी होती है उन छोटे यूनिट्स को हम क्या नाम देते हैं? अमीनो एसिड्स का नाम। यानी अमीनो एसिड वो कंपोनेंट है जो कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। वैसे तो इनकी जो तादाद होती है बॉडी में वो तकरीबन 176 या 173 के करीब करीब है। लेकिन उनमें जो प्रोटीन बनाने के लिए यूज होते हैं वो सिर्फ 20 टाइप्स हैं। कुछ भी सर हमारी बॉडी का कोई हिस्सा ग्रो ही नहीं कर सकता। ना नेल्स ग्रो करेंगे, ना हेयर ग्रो करेंगे, ना हमारी स्किन जो है वो हील हो सकती है जख्म लगने के बाद। हमारी बॉडी का कोई भी हिस्सा जो होता है वो आप ये कह देंगे फिर ग्रो कर जी। थैंक यू सर। जो प्रोटीन कम लेते हैं जैसे हम खाना खाते हैं शो में देखें तो 2 वक्त का खाना खाते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं कि हेयर फॉल है ये चीज होते हैं। तो आप देखिए उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, बहुत सारी सर डेफिनेशन। जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए 2 टाइम का खाना और ब्रेकफास्ट नहीं, अगर खाना ऐसा हो गया अच्छा उसमें कंपोनेंट सारे हैं, बैलेंस डाइट है, फिर तो उसको प्रॉब्लम हुई। एक टाइम में खा तो कुछ नहीं होगा उससे। ठीक है, अगर उसे बैलेंस डाइट मिल रही है वो अगर एक टाइम भी खा रहा है तो मसला नहीं है। लेकिन होता ये है कि अगर एक बंदा खा भी रहा है उसे वो अंडर न्यूट्रिशन, जो उसको बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स उनसे नहीं मिल रहे, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो जैसे विटामिन की कमी है तो डिफरेंट डिजीज हो जाएंगी। प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो उसमें बहुत सारे और उससे प्रॉब्लम आ सकते हैं कि ऑर्गन वीक हो सकते हैं, या उसके बाद ये होता है कि जो हीलिंग होती है बोन्स की वो ठीक तरह से नहीं हो सकती, नए स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे उसके अंदर, ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं उसके तमाम स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करें। अच्छा, अब अगर एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो किस तरह का होता है? एक अमीनो एसिड एक कार्बन, और इस कार्बन को देखें चारों तरफ से ये सराउंडेड होता है, जिसके साथ एक कार्बोक्साइल ग्रुप लगा होता है, एक अमाइन ग्रुप लगा होता है, हाइड्रोजन, और हर अमाइनो एसिड के साथ एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। यहाँ पे किसी में यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, किसी में यहाँ पे मीथेन लगा हुआ है, किसी में यहाँ पे जो है वो सल्फाइड लगा हुआ है। तो यहाँ 20 अगर डिफरेंट टाइप के 20 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर। तो इस वजह से हर अमीनो एसिड दूसरे से क्या होता है? डिफरेंट। अब ये किस तरह जो है वो मिलके बनाते हैं ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल, अमीनो एसिड मिला जैसे कि ये एक अमीनो एसिड है, ये अमाइन ग्रुप था इसका, सपोज ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसके अंदर जो है एक आप कहते हैं OH है और ये कार्बोक्साइल ग्रुप था। जब हमने फैट में भी देखा था ना, ये वही कार्बोक्साइल ग्रुप है। तो ये एक अमीनो एसिड हो गया प्लस एक और अमीनो एसिड आ गया। अभी दो अमीनो एसिड, इस तरह जब दो अमीनो एसिड होते हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, उसमें फिर ये होता है कि एक अमीनो एसिड का हाइड्रोजन और दूसरे अमीनो एसिड का OH ग्रुप, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाए। इनके कंबाइन होने से फिर क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। इससे क्या बनता है? एक वाटर मॉलिक्यूल, कंडेंसेशन हो रही है तो पानी इसमें से निकलता है। अब उसके रिजल्टेंट भी आप देखिए,
जब पानी यहाँ से निकल गया तो ये जो है H और OH खत्म हो गए, ठीक है। और ये जो कार्बन और नाइट्रोजन है, इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को आप नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड वो बॉन्ड है जो दो अमीनो एसिड के दरमियान बनेगा और इनको आपस में जोड़ देगा। ये वाटर का भी कॉन्सेप्ट है, ओ एच और एच साथ में है ना बनेंगे। H हम वो ये वाटर बनने लगा। पानी। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि ये कहलाता है डाइक्यूल, दो अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, तो ये होगा डाइपेप्टाइड। अगर बहुत सारे अमीनो एसिड इस तरह जुड़े हुए हैं तो फिर आप इसे क्या नाम देते हैं, पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीपेप्टाइड, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर। जी क्लियर। इस तरह फिर हम देखते हैं कि प्रोटीन जो है उसका फॉर्मेशन होती है। अब देखिए नॉर्मली प्रोटीन का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी के लिए, जैसे पहले देखा कि हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करती है, लेकिन अब देखिए एक तो ये एनर्जी प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड एनर्जी, पहला फंक्शन तो इसका ये है, ठीक है। और इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है कि एनर्जी प्रोवाइड करने के अलावा प्रोटीन हमें किस तरह और हेल्प कर रही होती है कि एक तो हमें इससे एनर्जी मिल गई, दूसरा फिर ये होता है कि ये हमारा नया प्रोटोप्लाज्म बनाती है, फॉर्म न्यू प्रोटोप्लाज्म। यानी हमारे जो लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं ना सेल के अंदर, ये उनकी फॉर्मेशन करने में जो हमें मदद देगी। Will they ask us to draw the chemical formula of proteins and lipids? देखिए जी, ड्रॉ तो नहीं आपने करना होता, आपको बस वो इक्वेशन वगैरह जैसे भी पढ़ा था आ सकती है, इस तरह की मैं बना रहा हूँ ये नहीं आपको, ये असल में अक्सर बने होते हैं। ये हो सकता है कि आपको ये इतना हिस्सा ना दिखाया गया हो कार्बोक्साइल ग्रुप, तो आपसे पूछ लीजिए यहाँ पे क्या है, कौन सा ग्रुप है, ग्रुप का नाम तो पता होना चाहिए, बाकी वो ड्रॉ कर देते हैं। या यहाँ पे पूछ सकते हैं कि इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, पानी बन रहा है, इस तरह के कुछ सवाल को छोटे मोटे पूछते हैं, आपको उसका बैकग्राउंड नॉलेज आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अब इसका आखिरी है डीएनए, इसका लास्ट टॉपिक है। अच्छा, अब अगर आप देखिए डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए जो है इसका पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है ये बेसिकली होता कहां पर है, न्यूक्लियस के अंदर। और इससे क्या बनते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स या जीन्स वगैरह बनते हैं। तो इसीलिए आप ये कहते हैं कि हमारे जो न्यूक्लियस के अंदर जितना भी क्रोमोसोम या जीन्स का स्ट्रक्चर है वो डीएनए में है। अब ये जो डीएनए है ये जिन छोटे यूनिट से मिलकर बनता है इसे आप नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड। और जब ये छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाते हैं तो जो डीएनए की चेन बनती है आप उसे नाम देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। उस चेन को हम नाम देंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अच्छा, अब एक न्यूक्लियोटाइड अगर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक न्यूक्लियोटाइड में तीन सब यूनिट मिलकर जो है उसकी फॉर्मेशन करते हैं, तीन सब यूनिट उसको मिलकर बनाते हैं। उसमें सबसे पहले तो आ जाएगा 5 कार्बन शुगर। डीएनए में जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है, डी ऑक्सी राइबोज शुगर, जो 5 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन जी, एक न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद इसमें कोई एक बेस होती है, टोटल 4 बेसिस हैं,
एक है एडिनिन, दूसरी है गवानीन, तीसरी है साइटोसिन और चौथी है थाइमिन। टोटल कितनी बेसिस है? 4। इनमें से कोई भी एक लगी हो सकती है, एडेनिन लगी हो सकती है, गवानीन लगी हो सकती है, और जो दूसरी बेस यहाँ पे साथ लगी होती है वो फॉस्फेट ग्रुप है। यानी एक फॉस्फेट ग्रुप, एक बेस और एक 5 कार्बन शुगर, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब अगर आप डीएनए को देखो तो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसका 2 थ्रेड होते हैं जो एक दूसरे के इर्द गिर्द क्या किए होते हैं? ट्विस्ट किए होते हैं। ठीक है, ये 2 थ्रेड किसके हैं? डीएनए के। और ये जो दोनों थ्रेड है ये एक दूसरे के इर्द गिर्द क्या किए होते हैं? ट्विस्ट किए होते हैं। अच्छा, अब हम नॉर्मली ये देखते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो पूरा है ना स्ट्रक्चर, ये डीएनए का स्ट्रक्चर, जो आपको रेड कलर में थ्रेड नजर आ रहे हैं वो थ्रेड किससे बने होते हैं? 5 कार्बन शुगर और फॉस्फेट्स। लाइक इसमें यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ इतने से बोलने वाला। ये 2 थ्रेड है, ये शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, जबकि बीच में क्या आ जाती है? बेसिस। और उस बेसिस में ये होता है कि एडेनिन जो है ना वो हमेशा थायामीन के साथ पेयर होती है, गवानीन जो है वो हमेशा साइटोसिन के साथ। ये देख लीजिए, एडेनिन थायामीन के साथ, साइटोसिन गवानीन के साथ, थायामीन एडेनिन के साथ। ये आते हैं। या तो आप पूछ लेते हैं, तो ये हमेशा स्पेसिफिक है। और इसमें होगा कि एडेनिन और थायामीन के दरमियान हमेशा डबल बॉन्ड होता है, गवानीन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये क्लियर हुआ? और इन बॉन्ड्स को आप नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स कौन से होते हैं? दीज बॉन्ड्स विल बी कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सर ये एस के साथ कौन सा है? ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट और ये शुगर, ये दोनों मिलकर ये बना रहे हैं थ्रेड्स में। और बीच में जो रंग्स बने हुए किसके बने हुए? वो बेसिस के बने हुए। अब जैसे वो आपको पेपर में दे दो, जैसे जी सी सी टी ए टी सी ए, वो कहेगा जी ये एक इस तरह की चेन है, इसके सामने वाले कौन कौन सी बेसिस आएंगे बताएं वाला? जी के सामने क्या आएगा? सी। टी के सामने क्या आएगा? जी। टी के सामने क्या आएगा? ए के सामने, टी के सामने, सी के सामने, ए के सामने। ये अक्सर पेपर में सवाल पूछे होते हैं।